हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। आज मैं आपको इस सेशन में पढ़ाने जा रहा हूं कि व्हाट इज द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एफआईआर, कि एफआईआर की एविडेंशियल वैल्यू क्या है। क्या इंडियन एविडेंस एक्ट या सीआरपीसी कहीं पर कुछ ऐसी बात करता है कि एफआईआर इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस? आंसर इज नो। क्या होता है सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस? ठीक है, कि जिसके बाद वो बाकी सब चीजों के ऊपर प्रिवेल करे और वो एक पक्का सबूत बन जाए। देखो एफआईआर है ही क्या? एक इंसान ने कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी है पुलिस को। ये भी तो मुमकिन है कि खुद खुद एक्यूज्ड ही पुलिस के पास जाकर उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दे और खुद को बचाने के लिए किसी और का नाम लगाए। तो इस कारण से हम एफआईआर को एक अच्छा पीस ऑफ एविडेंस तो मानते हैं। क्यों? इट इज फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी एक ऑफेंस होता है तो उसके बाद जो पहला एक डॉक्यूमेंट बनता है वो एफआईआर ही है। ठीक है, तो कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज, मन घड़त कहानियों की जो एक एक्सपेक्टेशन है कि चांसेस हैं वो कम होते हैं एफआईआर में। इसलिए एफआईआर एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस जरूर है पर सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। इट हैज गॉट गुड बट लिमिटेड एविडेंशियल वैल्यू। तो क्या है एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एन एफआईआर? ये मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ये समझाने के लिए मैं पहले एक डायग्राम का सहारा लूंगा। ठीक है, ये डायग्राम मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। लुक एट द स्क्रीन। ये स्क्रीन आप लोगों के सामने आ गई है। ठीक है जी, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन नाउ। ये देखिए ये डायग्राम, एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एन एफआईआर। क्लियर? मैं इसको अच्छे से दिखा देता हूं आपको। पूरे कॉन्सेप्ट को बड़ी ब्यूटीफुली मैंने कोशिश की है एक ही डायग्राम में डाल दूं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ एफआईआर सेक्शन 154 की जो रिपोर्ट होती है उसे हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब एफआईआर तीन तरह से हो सकती है कि कौन पुलिस को सूचना देगा। दिस कुड बी बाय एक्यूज्ड, this could be by victim or this could be by a witness। अगर तो एफआईआर लिखवाई गई बाय एक्यूज्ड तो क्या होगा? ये एफआईआर दो प्रकार की हो सकती है, कन्फेशनल एफआईआर और एडमिशनल एफआईआर। कि वो एफआईआर में कन्फेस कर रहा है कि मैंने अभी अभी मर्डर किया, ये मैं गुनाह करके आया हूं। या एडमिशनल कि मैंने अभी अभी सुबह जब अपने दोस्त राम के घर गया तो वहां मैंने राम की लाश को देखा। तो वो मान तो गया कि क्राइम के स्पॉट पर वो सुबह सुबह गया था, एडमिट कर ली उसने एक बात। ठीक है जी, तो ये उसकी एक सेल्फ हार्मिंग एडमिशन है। अगर वो कहे बाद में कि मैं तो उसके घर कई दिन से नहीं गया, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा उसी की एडमिशन एफआईआर से, क्योंकि उसने खुद ने एफआईआर लॉन्च कराते हुए कहा था मैं सुबह स्पॉट ऑफ क्राइम पर गया था। तो इफ दैट इज एडमिशनल एफआईआर तो सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सामने आएगा और इसको माना जाएगा सेल्फ हार्मिंग एडमिशन। लेकिन अगर वो कन्फेशनल एफआईआर है तो इज इट अ कन्फेशन? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इट इज हिट बाय सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, एज अ कन्फेशन इस एफआईआर की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, मगर इसकी भी एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। कि अगर उसके कन्फेशनल एफआईआर से कोई डिस्कवरी स्टेटमेंट है, कोई डिस्कवरी हो रही है कि कहां पर उसने जो है वो लाश को फेंका, कहां उसने लाश की जो लाश से जो चीजें ली थी उसने, उसे कपड़े, उसके गहने, वो कैश, उसको उसने कहां रखा वहां मिल गया, या फिर कहां उसने मर्डर वेपन छुपाया और वहीं से डिस्कवर हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्कवरी स्टेटमेंट। ठीक है, वो एज अ डिस्कवरी स्टेटमेंट फिर वो एफआईआर रेलेवेंट होगी। क्लियर? और आगे चलते हैं। इफ द एफआईआर वाज बाय अ विक्टिम तो दो बातें हो सकती हैं कि विक्टिम
डिड नॉट सर्वाइव और विक्टिम सर्वाइव। अगर तो इफ डिड नॉट सर्वाइव, सॉरी पहले मैं बात करता हूं, अगर विक्टिम एफआईआर लिखवाने के बाद मर गया तो उसकी एफआईआर बन जाएगी डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और ये एक एडमिसिबल, नाउ दिस इज एडमिसिबल एज एन एविडेंस। क्लियर। फिर आता है अगर एफआईआर जिस विक्टिम ने लिखवाई अगर वो बच गया, क्लियर, ओके, या फिर किसी आई विटनेस ने लिखवाई, तो 4 पर्पस जो है वो सर्व करेगी ये एफआईआर। पहला कॉन्ट्राडिक्शन, कॉरोबोरेशन, रिफ्रेशिंग मेमोरी और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। क्लियर। अब ये क्या है, ये देखिए, अगर विक्टिम जिसने एफआईआर लिखाई ही सर्वाइव और आई विटनेस जिसने एफआईआर लिखवाई ही सर्वाइव, तो 4 पर्पसेस कौन से सर्व होंगे। पहला, सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि बाद में अगर वो कुछ और बयान दे रहा है जो उसने एफआईआर लिखवाते हुए बोला, उससे अगर वो उलट जा रहा है तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, और कॉन्ट्राडिक्ट कौन करेगी, ऑपोजिट पार्टी। और अगर वो सेम जो उसने एफआईआर में लिखवाया वही वो अब बोल रहा है, तो उसी की साइड का एडवोकेट, ठीक है, प्रोसिक्यूशन ही क्या करेगा, कॉरोबोरेट करेगा। क्लियर, कि देखो जी पहले भी यही कहा था अभी यही कह रहे हैं। और अगर वही विक्टिम या वही आई विटनेस कोर्ट में बयान देने से पहले वो अगर ये चाहे कि मैं एफआईआर को एक बार दोबारा पढ़ना चाहता हूं अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, तो वो एफआईआर को पढ़ सकता है फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी। और इन सभी केसेस में चाहे बाय एक्यूज है एफआईआर चाहे बाय एक्यूज है, चाहे बाय विक्टिम है या बाय विटनेस है, हर जगह उस इंसान का कि वो क्राइम के बाद पुलिस स्टेशन इतने बजे इस डेट को गया एफआईआर लिखवाने, ये उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। ये सेक्शन 8 में रेलेवेंसी निकल आती है कि इफ द एफआईआर वाज गॉट लॉन्च्ड बाय विक्टिम और बाय विटनेस and then in court this could be an evidence of his subsequent conduct, कि क्राइम के बाद ये आदमी पुलिस स्टेशन गया था एफआईआर लॉन्च कराने, ये सबूत है, एफआईआर सबूत है इस बात का। क्लियर। अब एक चीज रह गई, एफआईआर बाय अ विटनेस में हियर से विटनेस कि एक्स ने मुझे बताया कि लाल चौक में वाई की लाश पड़ी है, मैंने तो देखी भी नहीं लाश, ठीक है, और ये सूचना एक्स ने मुझे बताया, वाई बोल रहा है, एक्स ने मुझे बताया, यानी एक्स ने वाई को बताया कि लाल चौक में लाश पड़ी है किसी की, और वाई ने इंफॉर्मेशन दे दी पुलिस को। पुलिस कहती है कि आपने खुद ने लाश को देखा, नहीं, मर्डर होते हुए देखा, नहीं, किसकी लाश है पता नहीं, मुझे तो इतना पता है मेरे दोस्त एक्स ने मुझे ये बताया कि उसने लाल चौक में किसी का मर्डर अभी भी होते देखा है और वहां एक लाश पड़ी है। तो ये क्या हो गया, हियर से विटनेस, और हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। क्लियर, ओके फाइन। अब मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, चाहे एफआईआर, चाहे ये जो एफआईआर है ये बाय विक्टिम है, चाहे बाय एक्यूज है या बाय विटनेस है, ये तीनों ही प्रकार की जो एफआईआर है ये सब की सब subsequent conduct, ये सब की सब subsequent conduct of the person who got lodged this FIR का एविडेंस है। और ये बात कहाँ लिखी है, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 8, ये चीज सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अगर एक्यूज ने एफआईआर लॉन्च कराई है तो ये उसके सब्सिक्वेंट कंडक्ट का एविडेंस है, ठीक है। अगर विक्टिम ने ये एविडेंस लॉन्च कराई है तो ये भी उसके सब्सिक्वेंट कंडक्ट का एविडेंस है, और अगर विटनेस ने ये एविडेंस लिखवाई है तो ये भी उसके सब्सिक्वेंट कंडक्ट का एविडेंस है। सो दिस इज द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एन एफआईआर। अब मैं इसको नोट्स में जरा पढ़ाऊंगा। एफआईआर इज नॉट a substantive piece of evidence. क्यों? Because it has not been declared anywhere, either Indian Evidence Act, okay,
that FIR is a substantive piece of evidence, कहीं नहीं लिखा, ओके लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में जो कि डिक्लेयर करते हैं कि एक प्रीवियस स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्टली रेलेवेंट हो सकती है, और अगर FIR फॉल करती है विद इन द एम्बिट ऑफ एनी सच प्रोविजंस then it will be relevant as a substantive piece of evidence. Okay, फिर आगे चलते हैं। अगर FIR या फिर कोई भी और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, इट वाज लॉज्ड बाय विक्टिम, ठीक है, और इस FIR में उसके कॉज ऑफ इंजरी बताया गया, ठीक है, और दूसरा ये पाया जाता है कि उसी इंजरी की वजह से उस विक्टिम की डेथ हो जाती है, तो वो क्या बन गई, डाइंग डिक्लेरेशन, और वो बन जाएगा सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, और वो फॉल करेगा किसमें, 32 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और इसके बिहाफ पर पनिशमेंट हो जाएगी। क्लियर? और आगे चलते हैं। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बन जाने के बाद उसके बेस पर पनिशमेंट दी जा सकती है, ओके। अगर वो कन्फेशनल नेचर की FIR है तो इट इज नॉट अ कन्फेशन, बिकॉज statement to police cannot be treated as an evidence. It is not admissible as an evidence. Okay, next. मगर कुछ केसेस में जहां पर कन्फेशनल नेचर की एक FIR है मगर उससे कोई डिस्कवरी निकल रही है, वो इट इज सर्विंग द पर्पस ऑफ अ डिस्कवरी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो वो रेलेवेंट हो जाती है FIR में। क्लियर? तो नेक्स्ट, अगर FIR जो लॉन्च कराई गई वो एक्यूज द्वारा कराई गई और वो इट इज नॉट ऑफ कन्फेशनल नेचर बट इट इज ऑफ एडमिशनल नेचर, तब भी बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वो एक सेल्फ हार्मिंग एडमिशन बनते हुए रेलेवेंट बन जाएगी। और आगे चलते हैं। अगर जो FIR है वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक्सप्लेन करती है सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ठीक है, तो अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी वो रेलेवेंट स्टेटमेंट होगी, ठीक है, फिर चाहे वो FIR वाज लॉज्ड बाय विक्टिम, एक्यूज्ड और विटनेस, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? और आगे चलते हैं। अगर वो जो FIR है इट इज अ प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय द एक्यूज्ड और द विक्टिम और एनी अदर विटनेस, तो तीन चीजें, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉरोबोरेशन और रिफ्रेशिंग। कॉन्ट्राडिक्शन सेक्शन 145, देन इज कॉरोबोरेशन, और ये रिफ्रेशिंग मेमोरी का ये है 159 का है रिफ्रेशिंग मेमोरी, और ये क्या है, दिस इज कॉरोबोरेशन। जो FIR लॉन्च करवाई तब जो कहा कुछ और था, अब कोर्ट में स्टेटमेंट दी गई कुछ और है, तो उस इंसान को सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या किया जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा। क्लियर? मैंने अभी ये यहाँ पे भी बताया 145 कॉन्ट्राडिक्शन, अगला आएगा 157 कॉरोबोरेशन। ये देखिए 157 में अगर ये प्रोसिक्यूशन विटनेस है, ठीक है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कॉरोबोरेशन के लिए भी यूज कर सकता है। देखिए जी FIR में भी से वही बातें कही है, अब कोर्ट में भी वही बातें कह रहा है, तो ये हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 157 के तहत फॉर कॉरोबोरेशन यू कैन यूज एन FIR। फिर आता है 159 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, वो है रिफ्रेशिंग मेमोरी की FIR कैन बी यूज्ड बाय द एक्यूज्ड फॉर रिफ्रेशिंग हिज ओन मेमोरी। वो अगर ये देखिए 159 फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी कि अगर वो आदमी ये कहता है कि मैंने जब FIR लिखवाई थी उसको 10 साल हो गए हैं, अब इतना याद थोड़ी ना रहता है, ठीक है, पता नहीं क्या हुआ था उस समय पर, तो इस कारण से मुझे अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने की जरूरत है, ठीक है, तो ये कहते हुए वो FIR को पढ़ने के बाद बयान दे, ऐसा हो सकता है, और he can use the FIR for refreshing his own memory। और आगे चलते हैं। FIR can be used under section 157 for corroboration, 145 for contradiction by opposite party, कौन करेगा, opposite party, और corroboration करेगा by the party who calls him, और 159 by refreshing memory वो खुद करता है। और आगे चलते हैं। और अगर वो accused जो है, if the accused
appears as a defense witness, क्योंकि CRPC में ये प्रोविजन है अंडर सेक्शन 315 कि एक्यूज्ड खुद भी DW यानी डिफेंस विटनेस बनकर आ सकता है, ठीक है। अंडर सेक्शन 315 उसको एप्लीकेशन लगानी होती है, ठीक है। इफ द एक्यूज्ड अपीयर्स एज अ डिफेंस witness by moving an application under section 315, but it is found that the FIR was of a confessional nature, then such an FIR can't be proved, and since it can't be proved, it can also not be used for corroboration or for contradiction purposes. Clear? फिर से बताता हूँ, अगर एक्यूज्ड खुद डिफेंस विटनेस बनकर आता है, लेकिन ये पाया जाता है कि उसने पुलिस को एक कन्फेशनल नेचर की FIR लॉन्च करवाई थी, तो वो FIR जो है it cannot be proved, and because it cannot be proved, it cannot be used for corroboration or for contradiction. समझ में आया? क्यों? पुलिस को शक की निगाह से देखा जाता है, जिसके पास पावर है वो पावर को मिसयूज भी कर सकता है। पावर करप्ट्स and absolute power corrupts absolutely, and police has got, to some extent I can say, undisputed, uncontrolled powers with respect to criminal investigation. Clear? तो क्योंकि पुलिस के पास पावर है, इस कारण से पुलिस को दिए हुए बयान सबूत नहीं बन सकते। क्लियर? तो ये आज हमने एक टॉपिक किया है एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एन FIR, ठीक है जी, जिसको कि मैंने डायग्राम के साथ आपको पहले समझाया कि FIR, ठीक है, कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, बाय एक्यूज्ड, बाय विक्टिम, बाय विटनेस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। मैं इस सेशन को एंड करने जा रहा हूं, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। समझ में आया आपको ये सेशन? कैसा लगा? अच्छा लगा? कैसा लगा? 145 में सर कॉन्ट्राडिक्शन। वेरी गुड। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन?